हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट सैम्पल पेपर 6 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक नज़र क्वेश्चंस पर। अब चलते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एनर्जी E, velocity V and time T are chosen as the fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension will be what? हम लोग अभी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करते हैं मास, लेंथ और टाइम यूज करते हैं। यहाँ पर एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम यूज कर रहा है और बता रहा है कि पूछ रहा है कि सरफेस टेंशन इसमें से कौन सा होगा। तो एक तो तरीका है इसको बनाने के लिए वो जनरल मेथड, जहाँ पर कि हम लिखते हैं कि सरफेस टेंशन जो है, मान लेते तो उसे एस से हम डिनोट करते हैं। तो सरफेस टेंशन जो है वो उसका डायमेंशंस, चाहे उसको प्रोपोर्शनल है, सरफेस टेंशन प्रोपोर्शनल है तीन क्वांटिटी E, V और T, इसका पावर अल्फा, इसका पावर बीटा और इसका पावर गामा। इससे बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम लेगा। इसको हम बाद में बना कर दिखाएंगे। हम यहाँ पर दिखाते हैं पहला मेथड से, जो कि बहुत क्विकली बना सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन एस से, सरफेस टेंशन कितना होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन और लेंथ का डायमेंशन का रेशियो है। हम अपने मन से लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स टाइम लेंथ ये जो है सिर्फ एनर्जी है, और यहाँ पे एनर्जी एक उसमें से फंडामेंटल यूनिट है। अब लेंथ जो है उसे मुझे लिखना है वेलोसिटी और टाइम में। तो हमें पता है कि S=VT होता है। तो लेंथ जो है यहाँ से ए लेंथ है, इसको VT हम लिख सकते हैं। ये हो गया V और ये हो गया T, इसका पावर। तो क्या आ गया फाइनली? E, यहाँ V का पावर 2 है, V का डायमेंशन 2 है, ऊपर में जाकर -2 और T का भी ऊपर में -2। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें से देख लेना है 1 - 2 -2, 1 - 2 -2, ऑप्शन नंबर 3। बस हो गया। तो ये बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं यदि इस मेथड को हम यूज करें। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं जिस चीज़ का, जिस क्वांटिटी का हमें डायमेंशन निकालना है वहाँ से फंडामेंटल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो उसने दिया है, जो फाइनली मुझे आंसर लाना है EV में, उसे लाने की कोशिश करते हैं। इसको L से जैसे मल्टीप्लाई किया तुरंत ही आ गया, और L यहाँ पे बचा हुआ है लेंथ। अब मुझे इसे V और T में लाना है। S=VT से हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तीसरे से बहुत क्विकली बन जाता है। लेकिन यदि आप दूसरे मेथड से बनाओ तो देखिए उसमें कैसे बनता है, कितना टाइम लेता है। यहाँ पर कहते हैं कि ये सरफेस टेंशन है, वो प्रोपोर्शनल है एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, इसका पावर अल्फा बीटा गामा। तो डायमेंशन इसका जो है, इसका डायमेंशन सरफेस टेंशन का हो जाएगा E का डायमेंशन का पावर इस तरह से, और सरफेस ये क्या है? फोर्स बाय लेंथ। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। E का डायमेंशन है ml/2t-2, वेलोसिटी का डायमेंशन है LT-1, और टाइम का तो टाइम है
इधर हो गया फोर्स का MLT-2 और एक एल यहाँ पर है, नीचे वो चला गया। राइट साइड में m का 1 अल्फा हो गया, l का 2 अल्फा प्लस बीटा और t का -2 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, और इधर हो गया l तो चला गया तो MT-2। अब डायमेंशन जो है MLT का दोनों साइड में, उसको हम इक्वेट कर लेंगे। लेफ्ट में जो डायमेंशन m का है, m का डायमेंशन यहाँ पर इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑफ m, l एंड t। इधर अल्फा क्या हो गया 1, m का डायमेंशन अल्फा, m का डायमेंशन 1 है। लेफ्ट साइड में 2 अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, l यहाँ है ही नहीं 0, और -2 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, ये हो गया -2। ये 3 इक्वेशन हमारे पास है, तीनों को सॉल्व करके हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा तो ऑलरेडी पता है, यहाँ से हम बीटा निकाल सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू -2 अल्फा मतलब -2। यहाँ से गामा निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा पता है, तो गामा हो गया -2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। -2 अल्फा कितना है, अल्फा है 1 तो हो गया 2 प्लस बीटा, बीटा है -2, ये चला गया तो -2 आए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं S इक्वल टू, एस का डायमेंशन यहाँ पर E, V और T। PE अल्फा, अल्फा यहाँ पर कितना आया था 1, V आया -2 और T भी आया -2। तो यहाँ से भी सेम आंसर जो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. Okay. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. Okay. So जब इस escalator नहीं चल रहा है तो पैदल उसका जो है स्पीड कितना है कि वो t1 टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है जो एक्सलेटर का डिस्टेंस है, और जब एक्सलेटर चल रहा है वो खड़ी है तब ये जो है सो t2 टाइम लेता है। द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी हाउ मच। सो फर्स्ट केस 1, एस्केलेटर नहीं चल रहा है, मतलब प्रीति चल रही है। टाइम कितना लगा t1। ये टाइम कितना है, लेंथ मान लेते हैं, एक्सलेटर की लेंथ l है और स्पीड उसका है प्रीति का मान लेते हैं vp है। इक्वेशन 1। केस 2, एस्केलेटर इज मूविंग, टाइम कितना लगा t2, लेंथ भाई l है, स्पीड कितना है एस्केलेटर का, इसको e से डिनोट करते हैं 2। केस 3, इसमें सवाल पूछा गया है टाइम कितना लगेगा यदि अब एस्केलेटर भी चल रहा है और प्रीति भी वॉक कर लेंगे, दोनों साथ में है, मतलब स्पीड डबल हो गया, डबल नहीं एड अप हो गया। तो ये प्रीति का स्पीड है और ये एस्केलेटर का स्पीड है, ये एड अप हो गया और यहाँ पर ये टाइम हमें बताना है। तो VP और VE यदि यहाँ से निकाल कर रखते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। L5 VP यहाँ से निकालते हैं, VP हो गया L/T1 और यहाँ से एक्सलेटर का स्पीड L/T2। L ये कितना हो गया, L कॉमन हो गया, T2 प्लस T1 बाय T1 T2, L चला गया तो T1 T2 बाय T1 प्लस T2। ये टाइम आ गया, यही टाइम में पूछ रहा है, T1 T2 बाय T1 प्लस T2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 वेक्टर्स A to F, A B C D E F have the magnitudes and directions indicated in the figure। उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब दिखा दिया है। Which of the following statement is true? ये 4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4, सबका राइट हैंड साइड में F है।
ए वेक्टर इज सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स। एफ को यहाँ देखते हैं, इसको यदि हम डिकम्पोज करें तो एक वेक्टर ये आता है, एक वेक्टर ये आता है, राइट। इसको डिकम्पोज किए तो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। तो ये दो वेक्टर यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, ये वेक्टर ये हो गया ये के बराबर, ये इसको उठा के शिफ्ट करके यहाँ ला सकते हैं। और एक वाई डायरेक्शन में, यदि हमारा ये एक्स और वाई डायरेक्शन है तो एक वाई डायरेक्शन में ये डी, तो ये ए नहीं है, ई है, ई और डी, ये दो वेक्टर, एक वेक्टर इधर हो गया और दूसरा वेक्टर अप हो गया, ई डी ढूंढिए, ऑप्शन नंबर 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। An explosion breaks a rock into 3 parts. एक रॉक है यहाँ पर, इसको 3 पार्ट में एक्सप्लोजन की वजह से हो जाता है। इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, जस्ट एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते हैं, एक्स वाई की बात करेंगे ग्राउंड में। 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। सो एक इधर गया, एक इधर गया, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg, इसको m1 कहते हैं, वेलोसिटी v1 कहते हैं। m1 मतलब 1 kg, वेलोसिटी v1 12 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर दिया है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ 2 kg, m2, इधर 90 डिग्री पर गया, पूरा परपेंडिकुलर है, और स्पीड v2। m2 कितना है 2 kg और स्पीड कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड किधर जाएगा, इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड देन इट्स मास थर्ड का पूछ रहा है और उसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन किधर होगा, देखिए शुरू में जो है मोमेंटम कितना है, वो रुका हुआ है, नहीं रुका हुआ मीन्स जस्ट स्टैटिक है एक रॉक, राइट। एक एक्सप्लोजन है जो बैठा हुआ है, एक रॉक है जो बैठा हुआ है बिफोर एक्सप्लोजन, तो उसका मोमेंटम क्या है, 0, कोई मोमेंटम नहीं है। या भी ये दोनों का अपना एक मोमेंटम इधर हुआ है m2 v2, दूसरा मोमेंटम इधर हुआ है m1 v1। यहाँ से कॉमा हटा के इसको मोमेंटम बना देते हैं। तो थर्ड मोमेंटम उतना होना चाहिए कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको काउंटर बैलेंस कर सके। ये रहा है दोनों का रिजल्टेंट, तो थर्ड को इस डायरेक्शन में होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट ये रिजल्टेंट का, तो इधर होना चाहिए। ये m3 v3, इस एंगल को कुछ कहते हैं थीटा, ठीक है। अब कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। इनिशियली कितना था मोमेंटम 0, फाइनली कितना होगा वो भी 0, 3 का मोमेंटम है। ऐसा करते हैं, अब इसको जो है हम एक्स वाई डायरेक्शन में ब्रेकअप कर लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में पहले देखते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट, अपोजिट एंगल, एक इधर गया एक इधर गया, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में देखें, m1 v1 को कितना होना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में भी टोटल मोमेंटम 0 होगा, वाई डायरेक्शन में भी टोटल मोमेंटम 0 होगा। तो m1 v1 इक्वल टू इस डायरेक्शन में, ये इधर है ये इधर, m3 v3 cos थीटा, ये एक्स डायरेक्शन में है। वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में है, इसका क्या कंपोनेंट है, ये है m2 v2, m2 v2, और ये कितना हुआ m3 v3, इधर है cos थीटा, ये वाला हुआ, ये कितना हुआ, ये m3 v3 cos थीटा, तो ये हो गया m3 v3 sin थीटा, और ये दोनों सेम है। तो m2 v2 और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, m3 v3 sin थीटा, ये y डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और m3 का वैल्यू निकल जाएगा। डिवाइड कर देते हैं 2 को 1 से,
1 को 2 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या, m2 v2 बाई m1 v1, इधर हो गया tan थीटा, राइट, साइन बाय कॉस tan थीटा। और m2 v2 कितना है, सबका वैल्यू दिया हुआ है। m2 देख लेते हैं, m2 v2 8 टाइम्स 2 2 टाइम्स 8, m1 1 टाइम्स 12 1 टाइम्स 12, ये है tan थीटा। मतलब कि tan थीटा कितना आया, 16 12 4 3 12 4 3 16, इतना आया। तो यहाँ से हम साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। ये 4 3 है तो ट्रिपलेट बनाया, 4 3 ये 5 होगा ऑटोमेटिक, 4 3 5 का ट्रिपलेट है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो 4 3 ये तो 5 हो गया हाइपोटेन्यूज, ये 4 और ये हो गया 3, ये हो गया 5। साइन थीटा कॉस थीटा में पता चल गया। m3 कहाँ है, ये 1 या 2 किसी से लेना है, 1 से ही चलते हैं। From 1, m3 is equal to m1 v1 by v3 cos theta। m1 कितना है, 1 टाइम्स 12, v3 4 मीटर पर सेकेंड, कॉस थीटा यहाँ से निकाले हैं 3/5, ये आ गया 5, m3 5 kg। इसको ऐसे बनाएंगे, आप चाहते हैं तो इसको ऐसे भी बना सकते थे। 1 और 2 जो इक्वेशंस है इसको हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा m3 स्क्वायर v3 स्क्वायर, और ये तो 1 हो जाएगा, और इधर मिलेगा m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, ऐड करेंगे m2 v2 स्क्वायर। वो मेथड भी देख लीजिए, एक बार हम लिख देते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड में m3 स्क्वायर v3 स्क्वायर, m3 स्क्वायर v3 स्क्वायर, दोनों जगह एक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉमन हो गया, और इधर हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें साइन थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये हो गया 1, m3 कितना आ गया, ये आ गया m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है, v3 कितना आ गया, m1 कितना है, शायद 1 kg है, 112 1 स्क्वायर 12 स्क्वायर, m2 है 28 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर, v3 है 4, देख लीजिए कितना आया, 124 64 256 बाई 4, ये कितना हो गया, 350 60 300 400 हो गया, 400/4 स्क्वायर 20/4। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, फाइव कीजिए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये शुरू में बिना ज्योमेट्री का, विदाउट ज्योमेट्री उसने कर दी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। इनिशियली मोमेंटम कितना है 0, बाद में मोमेंटम कितना है, 3 पार्ट में हो गया, तीनों का जो है सो हम ऐड करेंगे, ये हो गया -p3, इधर हो गया p1 प्लस p2, p1 कितना है, p1 है m1 v1 m1 v1
ये हो गया m2 v2, v1 और v2 परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, क्वेश्चन में दिया है। और ये हो गया माइनस m3 v3। यदि हम इसका मॉड ले लें दोनों तरफ तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया m3 v3 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर m1 v स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर और यहाँ से v3 आ गया 1 बाय v3 निकालना है, m3 निकालना है 1 बाय v3 m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। और ये अभी भी निकाला मैंने मेथड 2 में एक्जैक्टली सेम, तो यहाँ से भी आप जो है निकाल सकते हो 5 kg। तो ये आप कोई भी मेथड इसमें से बना के निकाल सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे इजी है ज्योमेट्रिकल मेथड यहाँ पर, जिसको बना लीजिए और एक्स वाई कोऑर्डिनेट में उसका मोमेंटम को सेम कर दीजिए, तो ताकि इनिशियली इसका 0 है तो फाइनली भी 0 होना है, और उसके बाद में दोनों को सॉल्व करके आप निकाल लीजिए जो भी अननोन है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A bullet is fired from a gun. Okay, the force on the bullet is given by F is equal to 600 minus 2 times 10 to the power 5t, where F is in Newton and t is in second. So एक बुलेट है यहाँ से, ये रहा बुलेट, ये निकल रहा है यहाँ से, ये बैरल है बंदूक का या जो भी है बैरल है, ये कुछ इस तरह से बंदूक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 600 माइनस 2 टाइम्स 10 टू द पावर 5। ये लीनियर है, लीनियर है तो हमारे लिए आसान है। तो ये फोर्स जो है शुरू में कितना लग रहा है, इसको हम F0 से डिनोट करें। F0 ये जस्ट 600 न्यूटन का फोर्स है, और F क्या लिखा, बुलेट बिकम्स 0 as soon as it leaves the barrel। F मान लेते हैं t नॉट टाइम पर ये बाहर निकल जाता है इससे, और उस वक्त फोर्स कितना हो जाता है 0। उसने कहा वो t नॉट कितना होगा, वो t नॉट होगा 0 इज इक्वल टू 600 माइनस 2 टाइम्स 10 पावर 5 t नॉट। ये t नॉट टाइम पर बुलेट गन से बाहर निकल जाता है, और जब वो गन से बाहर निकल जाता है तो उसका फोर्स, उसको कोई फोर्स नहीं लगता। तो यहाँ से टी नॉट कितना हो गया 600 बाई 2 टाइम्स 10 पावर 5 सेकेंड, कुछ मिली सेकेंड आएगा। ये हो गया 3 टाइम्स 10 पावर माइनस 3 सेकेंड, मतलब 3 मिली सेकेंड ये टाइम है। ओके, पूछा गया व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स को यदि हम जे से डिनोट करें तो ये क्या होता है, ये होता है चेंज इन मोमेंटम, या फिर आप कर सकते हो फोर्स टाइम डी टी इंटीग्रेशन। यदि फोर्स जो है सो कांस्टेंट रहता तो हम कहते हैं फोर्स टाइम्स ए डेल्टा टी। फोर्स यदि कांस्टेंट नहीं है, यदि फोर्स लीनियर है तो हम एफ को एवरेज ले सकते हैं। ये फोर्स जो है सो लीनियर है तो हम एवरेज लेकर काम चला सकते हैं, और नहीं तो यदि लीनियर भी नहीं है तो हमें यहाँ से यूज करना पड़ेगा। तो इंपल्स है जे इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब एफ टाइम्स डी टी का इंटीग्रेशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है। फोर्स कितना होता है एक्सटर्नल फोर्स डी पी बाई डी टी, राइट। तो डी पी कितना हो गया एफ डी टी, इधर इंटीग्रेट कर दें, इधर इंटीग्रेट कर दें, ये चेंज इन मोमेंटम आया एफ डी टी। यही इंपल्स है, यही इंपल्स है। तो यही हमें निकालना है। तो थोड़ा सा प्लॉट बना लें फोर्स का। एक वाई एक्सिस में फोर्स, इधर जो है सो टाइम, इधर फोर्स। शुरू में फोर्स कितना है 600 न्यूटन, यहाँ देख पता चल जाता है। टी इक्वल टू 0 पर 600 न्यूटन, और टी इक्वल टू टी नॉट जो कि 3 मिली सेकेंड है, वहाँ पर 0, और लीनियर है। ये 3 मिली सेकेंड है, यहाँ पर 0 है, लीनियर है। निकालना है इम्पल्स।
ये रहा इम्पल्स, फोर्स वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में टाइम, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या देगा, एरिया देगा। इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है, हमेशा एरिया मिलता है। तो जहाँ से कहाँ तक एरिया है, टी इक्वल टू 0, तो ये बाहर आता है तब तक का एरिया ऑफ इनक्लोज्ड। ये तो ट्रायंगल है, एरिया निकालना आसान है। हाफ टाइम्स 600 न्यूटन टाइम्स 3 इंटू 10⁻³ ये कितना आ गया, 9, 2 चला गया तो 10⁻⁻1, सो 0.9 न्यूटन, 0.9 न्यूटन, 0.9 न्यूटन सेकेंड में इम्पल्स है, न्यूटन सेकेंड है, इम्पल्स है, चेंज इन मोमेंटम है। ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे इसको निकाल सकते हैं हम। आपको ये भी बता देते हैं, इम्पल्स जो है वो मैंने कहा था कि यदि लीनियर रहे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एवरेज ले लेते हैं फोर्स का, तो फोर्स का एवरेज क्या है, शुरू में कितना है F0 और बाद में कितना है, वो P0 का जो वैल्यू था, एवरेज लेना है, 2 से डिवाइड कर दिए और टाइम्स डेल्टा टी। F0 कितना है, 600 न्यूटन, बिगनिंग में 600 न्यूटन, आप इसको देख के बता सकते हैं। और जब बैरल से निकल गया T0 टाइम 3 मिली सेकेंड है, तो ये 0 है, ये एवरेज हो गया। टाइम कितना लगा, 3 मिली सेकेंड, तो ये हो गया 300 न्यूटन और ये हो गया 3 टाइम्स 10⁻⁻3, 0.9 न्यूटन सेकेंड। ये आपका आंसर है। और यदि आप चाहो, मान लीजिए यदि लीनियर नहीं रहता तो आप इन्हें एरिया भी नहीं निकाल सकते, लीनियर नहीं रहता है, जिग-जैग कर्व होता है यहाँ पर, तब क्या करते हैं, तब फाइनली आपको कैलकुलस यूज करना ही पड़ता है। इम्पल्स जो है एफ डी टी, टाइम टी इक्वल टू 0 से सम टाइम T0, जहाँ तक बोला है। यहाँ जब तो बैरल से निकल जाता है T0 में 3 मिली सेकेंड में बैरल से निकल जाता है, वो टाइम है। एफ कितना है, 600 माइनस 2 टाइम्स 10⁵t, ये है एफ। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से T0 तक। T0 का वैल्यू लास्ट में हम रख देंगे। ये 600 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो T हो गया, यहाँ 2 टाइम्स 10⁵ है, ये T है तो T का इंटीग्रेशन होता है T²/2। लिमिट रखते हैं T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू 3 मिली सेकेंड, यही T0 है। पहले 600 टाइम्स 3 इंटू 10⁻³ माइनस ये 2 तो चला गया 10⁵ T², 339 टाइम्स 10⁻⁶, एक बार पहला वाला, दूसरा 0 रखना है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 माइनस 0, वो तो चला गया। ये कितना आ गया, 0.18 और ये कितना आया 9, 0.9 समथिंग रॉन्ग, 10⁵, 39, 10⁶, यहाँ पर 1.8 है, ये सही है। ये 1.8 न्यूटन है, तो आगे 0.9 न्यूटन सेकेंड। ये जनरल मेथड है, ये मेथड जनरल मेथड है, हर जगह काम करेगा, चाहे फोर्स जो है सो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कुछ भी हो। यदि लीनियर है तो यहाँ पर हम एक मेथड यूज कर सकते हैं, एवरेज फोर्स लेकर काम चला सकते हैं, और यहाँ पर हम लीनियर रहेगा तो एरिया भी निकाल सकते हैं, तो वो आसान है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6, ये फोर्स F इक्वल टू 20 प्लस ए वाई, ये भी लीनियर है। यदि y एक्सिस फोर्स है और x एक्सिस y है यहाँ पर, तो ये भी लीनियर है।
और लीनियर होने का हमें फायदा है कि हम एवरेज लेके काम चला सकते हैं। एक्स वन ए पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है, वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड वाई इन मीटर, वर्क डन बाय द फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम वाई स्क्वायर टू जीरो, ये रहा जीरो, वाई स्क्वायर टू जीरो, यहाँ से मूव करना है समथिंग 1 मीटर पर, ये वाई स्क्वायर टू 1 मीटर है, इतना मूव करना है। और फोर्स डिपेंड करता है वाई पर, ये लीनियर है, तो वर्क डन कितना होता है हम जानते हैं, वर्क डन कितना होता है एफ डी वाई। ये मैंने यहाँ क्या दिखा रहा हूँ, ये यहाँ नहीं होगा ना, वाई स्क्वायर टू 1 यहाँ पर है, और फोर्स जो है सो वाई पर डिपेंड करता है। फोर्स कैसे डिपेंड करता है, 20 + 10 वाई, 20 + 10 वाई, मतलब जीरो पर यहाँ पर 20 न्यूटन है, यहाँ पर बढ़ रहा है ऐसे, फोर्स जो है सो कुछ ऐसे है, इस तरह से बढ़ रहा है, तो इस तरह से फोर्स बढ़ रहा है, और ये हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ये एरिया जो है वही देगा डिस्प्लेसमेंट एफ डी वाई। तो पता करना पड़ेगा ये कहाँ है, ये वाई स्क्वायर टू 1 मीटर है, तो उस वक्त फोर्स कितना है, यहाँ पर फोर्स कितना है इसको देख के बता सकते हैं, एफ जीरो, फोर्स है 20 न्यूटन, एफ इसको क्या बोलते हैं एफ वन, 20 + 10 वाई 30 न्यूटन, ये एफ वन है, ये एफ जीरो है। तो आप इसको या तो एरिया निकालिए, एरिया वर्क डन जो है सो एरिया है, तो एफ डी वाई, तो एरिया यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हाफ टाइम्स 1 टाइम्स ये एफ वन, नहीं एफ वन नहीं, ये निकालना है एफ वन माइनस एफ जीरो, इसका नाम दे दे ए बी दे दे, तो ये हो जाएगा ए बी, और ए बी कितना है, ये हाफ हो गया, ए बी है एफ वन माइनस एफ जीरो, एफ वन माइनस एफ जीरो, हाफ एफ वन कितना है 30 - 20, 5 जूल आया, इधर से कितना आएगा, ये तो एरिया निकाले, यहाँ पर यदि हम वर्क डन जो है फोर्स लीनियर है तो हम एवरेज ले लेते हैं, और टाइम डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स एवरेज कितना होगा एफ जीरो + एफ वन बाई 2 टाइम्स ए है 1 मीटर, एफ जीरो 20, ये 30 बाई 2 × 1 25 जूल। यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर इस फिगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो लाइन है एफ इज 20 + 10 वाई, ये ओरिजिन से होकर नहीं जाएगा, कुछ यहाँ से होकर जाएगा, राइट। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे 20 है, 20 से होकर जाएगा इस तरह से, और ये 1 क्यों है यहाँ, ये हो गया 20 और ये हो गया 30, और अब इसका एरिया हमें निकालना है, तो एरिया जो है सो एक तो एरिया हो गया जो हमने निकाला यहाँ पर, और एक ये इसका एरिया मैंने भूल गया यहाँ पर देना, प्लस ये जो इसका एरिया हम कितना देख रहे हैं, दूसरा कलर देते हैं, इसका एरिया जो है वो है प्लस ये 20, ये 0, तो ये 20 हो गया वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस हो गया 1, 20 ऐड करना पड़ेगा, 20 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी 25 जूल आ गया। या आप यदि चाहते तो पूरा कैलकुलस यूज करके भी कर सकते थे, थर्ड है या सेकंड है, जो भी इसको मेथड करना चाहो। वर्क डन कितना है एफ डी वाई, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 20 +
10y, 20 प्लस 10y, y कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से 1 तक क्वेश्चन में दिया है, 0 to 1 मूव करना है। ये 20y हो गया और ये हो गया 10y स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, 1 पहले रखते हैं, 20 प्लस 5, 0 रखते हैं, ये तो 0 प्लस 0 हो गया 25। इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, या सिंपली एवरेज लेकर काम चला सकते हैं। यहाँ एवरेज लेकर काम चला सकते हैं, हर समय 25 जूल। ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Three identical spheres, each of mass capital M, are placed at the corners of a right angle triangle with the mutually perpendicular sides equal to 2 meters. See figure. ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, तो 3 तो मास देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, एक मास यहाँ रखा हुआ है, एक मास यहाँ रखा हुआ है। टेक द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स, इसको जो है ओरिजिन में मोड़ा लेने के लिए। ओरिजिन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? यदि हम आर से डिनोट करें पोजीशन वेक्टर, RCM, आर जो है पोजीशन वेक्टर, तो ये होता है सम ओवर जितना भी मासेस है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड उसका पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय सम ओवर ऑल मासेस। यदि यहाँ पर एक्स वाई अलग अलग लेना है तो XCM YCM अलग अलग निकाल लेंगे। 3 तो मासेस हैं, सबका कोऑर्डिनेट्स जो है सो और मास को प्रोडक्ट ऐड करते चले जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पर है, इसका मास कितना है? सबका मास कैपिटल है। डिस्टेंस कितना है? 0, पोजीशन वेक्टर। दूसरा का m इंटू 2, x देखना, सबका x कोऑर्डिनेट देखना है। यहाँ पर x में इसका x कोऑर्डिनेट 0, सेकंड का x कोऑर्डिनेट ये भी 0, थर्ड का x कोऑर्डिनेट ये थर्ड है, इसको फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल कहते हैं। तो थर्ड का जो है सो x कोऑर्डिनेट है 2 और मास सबको ऐड करते हैं 3m। तो ये कितना आया? इसको बाद में लिखेंगे थोड़ा। ये तो 0 0 2m बाई 3m 2/3, ये x कोऑर्डिनेट हुआ। अब यदि हम y कोऑर्डिनेट निकालें तो लिखना होगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3। जो यहाँ किया, यहाँ मैंने इस तरह से नहीं लिखा, और तीनों मासेस को ऐड कर देंगे। m1 कितना है? तीनों मास m है। y1, फर्स्ट का y1 ये तो 0 है, सेकंड का y1 ये 2 मीटर है, और थर्ड का y1 ये तो y 0 है यहाँ पर, और नीचे 3 है। कितना आ गया? ये भी आ गया 2/3, बस इतना ही आया। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पर कौन होगा? x में 2/3, y में 2/3। यदि हम पोजीशन वेक्टर लिखने तो x लिखेंगे i में और y लिखेंगे j में। ये सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास, और ये दोनों ही 2/3 है, तो i प्लस 3, 2/3 i प्लस 3, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। यहाँ पर तो 3 पार्टिकल, 3 से ज़्यादा भी हैं तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस रहेगा तो कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर। उस 24 आवर है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का, तभी तो वहाँ लगता है कि एक ही जगह पर रुका हुआ है धरती के रेस्पेक्ट में। यदि इंडिया के ऊपर में है, दिल्ली के ऊपर में है, मान लीजिए एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, तो 24 आवर वो दिल्ली के ऊपर में ही दिखेगा। हाँ, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसको जाकर इसे लॉन्च करना पड़ता था ऑलमोस्ट 35,000 किलोमीटर धरती के ऊपर में। देखिए यहाँ पर दिया उसका हाइट कितना, 6 RE कितना है 6400 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर पर ले जाकर इसको एस्टेब्लिश करना पड़ता है।
आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ये दे दिया है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का 24 आवर है और हाइट जो है 6 या आर ई है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट व्हिच हाइट इज 2.5 आर ई। अब दूसरा जो सैटेलाइट है वो 6 आर ई हाइट पर नहीं है, जस्ट 2.5 आर ई पर है। तो इसका तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 24 आवर नहीं होगा, कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कितना होगा? फ्रॉम सरफेस विल बी हाउ मच। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा फिगर बना लेते हैं। ये रहा, ये धरती है यहाँ पर छोटा सा, और ये हाइट है हमारा r इक्वल टू 6.5 आर ई। ये तो यहाँ से हो गया 6.5 आर ई, इधर में दिखाता हूँ। ये हाइट हो गई 6 आ रही है, 6.5 नहीं है। और ये धरती का रेडियस है आर। तो धरती से ये डिस्टेंस जो आर है हम कहें वो कितना हो गया, 6 आर प्लस 1 आर, 7 आर। सेकेंड केस में ये तो आर है और ये हाइट कितना है, ये हाइट बोला है 2.5 आर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है R2 वो कितना हुआ, ये हो गया R 2.5, ये हाइट प्लस रेडियस। इसको R1 कहते हैं। तो R1 हमें और R2 हमें पता है। अब यहाँ पर जैसे सर्कुलर मोशन यूज करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो चाहिए, और वो कौन प्रोवाइड करता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। ये कितना होता है, ये इसको हम m ओमेगा स्क्वायर r लिख रहे हैं। इसको आप m v स्क्वायर बाय r भी लिख सकते हैं। अभी को ओमेगा r लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टाइम पीरियड दिया हुआ है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t लिखेंगे। और ये फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए चाहिए, किसी दूसरे एजेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे ग्रेविटी प्रोवाइड करता है, जी फॉर ग्रेविटी, वो है GMM बाय r स्क्वायर। ये चला गया, ओमेगा को हम लिखते हैं 2π/t, ये हो गया 4π स्क्वायर r/t स्क्वायर, GM बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पर t स्क्वायर कितना आया 4π स्क्वायर बाय g कैपिटल M r3, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r3। यही तो केप्लर्स थर्ड लॉ है, केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ एलिप्स के लिए दिया गया है, जहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस लेना पड़ता है। यहाँ पर दोनों सेमी मेजर से और सेमी मेजर एक्सिस जो है वही बन जाता है r। यहाँ पे टीसी को यूज करेंगे। फर्स्ट केस में t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर, ये कितना होगा, r के प्रोपोर्शनल है, r1³ बाय r2³। निकालना क्या है, t2 कितना आ गया, ये आ गया t1 r2 बाय r1 टू द पावर 3/2। ये कैसे आया, देख लीजिए कैसे आया। पहले t2 स्क्वायर निकालते हैं, तो ये आ गया t1 स्क्वायर r2 बाय r1 का पावर 3। अब इधर से सब जगह से स्क्वायर रूट ले लिए, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसका भी स्क्वायर रूट लेना होगा बाय 2। अब t1 कितना है, वो तो 24 आवर दिया हुआ है। r2 कितना है, r2 जो है r2 कितना है, ये 3.5 है, r रेडियस ऑफ अर्थ। और ये जो है r1 7 है, 24 बाय 2 टू द पावर 2 4, 6 आवर। ये आपका आंसर है 6 आवर। नहीं 6 आवर नहीं है, यहाँ हम भूल गए कि ये स्क्वायर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 3/2 है, 3/2 है। तो 3/2 को ये नीचे में 2 है, उसका भी पावर 3/2, तो 24 हुआ, 2 का पावर हाफ स्क्वायर रूट
2, इसका पावर 3, 24, 2 बार मल्टीप्लाई किए 2, स्क्वायर रूट 2, ऊपर नीचे स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 2 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 6, 6 स्क्वायर रूट 2 हाफ। ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जो है रेडियस और टाइम पीरियड में रिलेशन पता करना है, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट यहाँ से कीजिए, आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। ये सर्कुलर मोशन रहने पर भी काम करता है और एलिप्स रहता है तब भी काम करता है। एलिप्स में ये जो है सेमी मेजर एक्सिस हो जाता है। इस तरह से ये दो जो मेजर एक्सिस है, सन यहाँ पर है, इसको हम ए बी कहें, तो सेमी मेजर एक्सिस ये दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं आगे। यदि ये सर्कल बन जाए तो ये दोनों ही तो सेम हो गया ना, बी ए इक्वल टू बी हो गया, तो आर इक्वल टू ए इक्वल टू बी हो गया। एनीवे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये असर्शन है और रीजनिंग दिया हुआ है और बताना है कि दोनों में से कौन सही है। असर्शन क्या है? द स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग is determined by the shear modulus of the material of the spring। ये आप स्प्रिंग देख रहे हैं, इसको यदि हम स्ट्रेच करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये इस तरह से हो जाएगा, राइट। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसका पहले लेंथ बढ़ता घटता है क्या? लेंथ हम वहाँ वायर का बात कर रहे हैं, इस स्प्रिंग का नहीं, इसको हम नहीं लेंथ देख रहे हैं। ये तो ऑफकोर्स बढ़ गया, राइट, ये तो बढ़ गया, लेकिन इसका बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ये पूरे वायर का, ये जो वायर हम देख रहे हैं, ये लेंथ है, यहाँ से ये सारे लेंथ जो कैलकुलेट कर, ये डेंस है, यहाँ पर एक थिन हो गया है। तो वायर का लेंथ ये चेंज नहीं करता, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से ये चेंज नहीं करता। यहाँ पर तो थोड़ा दूर दूर में हो गया है, एल वो चेंज नहीं करता। वॉल्यूम ये देखिए, लेंथ यहाँ पर ये जो स्प्रिंग का इस तरह का जो लेंथ से बात कर रहे हैं, वायर का नहीं, स्प्रिंग का, वो कम है, यहाँ ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जब ज़्यादा हुआ है तो ये थोड़ा सा इसका रेडियस कम हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये डिक्रीज कर जाएगा और ये लेंथ बढ़ गया। तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं करता। ये जो वॉल्यूम इसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, ये वॉल्यूम ये लंबा हो गया, लेकिन ये कम हो गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, ये भी अनचेंज्ड है। तो लेंथ चेंज नहीं किया, वॉल्यूम चेंज नहीं किया, शेप चेंज करता है, शेप यही चेंज कर जाता है। यहाँ पर देखिए वो डेंस है, यहाँ थीन है, तो इसका शेप चेंज कर दिया। और जब भी शेप चेंज करता है तब हम बात करते हैं शियर मॉडुलस का। याद कीजिए वो ये 2D बना रहे लेकिन 3D है, इसको थोड़ा सा हम शेयर किए तो ये वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ, केवल शेप में चेंज हुआ। ये नया पोजीशन आ गया, ए प्राइम, ये ए प्राइम ले लिया, ये बी जो है बी प्राइम ले लिया। ये एंगल थीटा जो है ये इसका शेयर स्ट्रेस कहलाता है, शेयर स्ट्रेन कहलाता है। तो यहाँ पर शेयर मॉडुलस है, वही जो है रेस्पॉन्सिबल है। स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमिन्ड बाय द शेयर मॉडुलस। ये कितना स्ट्रेच करेगा वो डिपेंड करता है इसके शेयर मॉडुलस पर। यदि शेयर मॉडुलस ज़्यादा होगा तो कम डिस्प्लेस करेगा, कम स्ट्रेच करेगा और वाइस वर्सा। ओके, तो ये तो सही है, ये सही है। हाँ, इसमें मैंने टिक किया। रीजन ए कॉइल स्प्रिंग of copper has more tensile strength than a steel spring of the same dimension। नहीं, ये तो गलत है। ये जो आयरन का है वो ज़्यादा होता है कॉपर से, तो ये गलत है, ये गलत है। assertion is right, reasoning is correct, wrong। ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये U ट्यूब
with both ends open to the atmosphere is partially filled with water. इधर दिखा रहा वाटर है, इधर जो है सो लिक्विड है, ऑयल है. ऑयल विच इज इमिसिबल, वो मिक्स नहीं करता है वाटर के साथ में. विथ वाटर इज poured into one side until it stands at a distance of 10 centimeter and 10 millimeter above the water level on the other side. इधर वाटर है और इधर ऑयल है, यहाँ लिखा भी. ये जो है सो इससे 10 मिलीमीटर ऊपर है, ऑयल 10 मिलीमीटर ऊपर है. यहाँ खाली है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, हवा है. Meanwhile, the water rises by 65 millimeter from its original position. पहले यहाँ था वाटर, इसमें लिक्विड पोर करने लगा. लिक्विड जब पोर किया तो ये वाटर प्रेशर दिया ये, और ये जो है सो यहाँ से यहाँ चला आया, ये 65 मिलीमीटर अप हो गया. द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज हाउ मच. इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं? इस तरह के प्रॉब्लम के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. यदि प्रेशर सेम नहीं होगा तो क्या होगा? तो फ्लो होगा, मास का फ्लो होगा. यहाँ पर लिक्विड जो है फ्लो करेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. लेकिन अभी सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई फ्लो वगैरह नहीं हो रहा है, तो प्रेशर एक किसी भी हम स्ट्रेट लाइन पर लेंगे, हर एक पॉइंट पर सेम होगा. ये स्ट्रेट लाइन लें, ये स्ट्रेट लाइन लें, या यहाँ पर हम पॉइंट जो है यहाँ पर ले लें, इधर से जो प्रेशर आ रहा है, इधर से जो प्रेशर आ रहा है, वो दोनों सेम होगा. कुछ भी लेने के लिए भी है. यहीं से लेते हैं BC लाइन को कंसीडर करते हैं. प्रेशर जो है सो B पॉइंट पर और प्रेशर C पॉइंट पर सेम, क्योंकि BC एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो B पर कितना प्रेशर है? इस ऑयल की वजह से. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो ρgh होता है. तो रो कितना है? रो ऑयल का जो मुझे पूछा गया है बताना है. GH हाइट कितना है? यहाँ से देख लेते हैं. 65 + 65 और ये 10 है. 65 + 65 + 10 है. यहाँ देखिए मैंने मिलीमीटर में लिखा है, हम लिख सकते हैं क्योंकि राइट साइड पर भी मिलीमीटर में लिखूंगा. और यहाँ पर प्रेशर 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पर लगना है. सी पर देखते हैं, फिर वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो आपकी वाटर है, GH हाइट बताना है यहाँ से. ये 65 + 65, ये भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में है, इसीलिए हमने ध्यान दे दिया क्योंकि ये तो पहले चाहेगा ही. और देखिए हमारे पास जो आया रो ऑयल, G चला गया, ये आया रो W टाइम्स ये कितना है 130, ये कितना है 130 + 10 140. रो W वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 किलोमीटर 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर बाय 30/14. अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा. आप इसे डिवाइड कीजिए तो आएगा 928.5 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. ये सिंपल डिवीजन है. 928 ऑप्शन नंबर 4 ये हो गया आपका आंसर. तो इस तरह के प्रॉब्लम में जो है सो कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हर एक पॉइंट पर जो है सो प्रेशर सेम होता है. यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ले, इस पॉइंट को भी ले लोएस्ट पॉइंट, तो वहाँ पर भी प्रेशर ड्यू टू बोथ आर जो है वो सेम होगा. प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस प्रेशर इस वजह की वजह से. तो यहाँ पर लेने से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि यहीं तक ऑयल है और इधर जो वाटर है, तो ये दोनों वाटर का फिर इधर भी लो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लेना सबसे बेहतर है. वैसे आप यहाँ से ले तो भी बन सकता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 to 20 सॉल्व करेंगे. थैंक यू.